उस दिन तेज धूप थी, उमस भरी हवा लोगों को एक भव्य शादी का और भी बेसब्री से इंतजार करा रही थी। सुबह से ही लोग सड़क के दोनों ओर बारात देखने के लिए जमा हो गए थे। अफवाह थी कि दूल्हा एक सफल एनआरआई है जो अभी अभी देश लौटा है और इस इलाके में पहले कभी न हुई भव्य शादी का आयोजन कर रहा है। बारात में 5 सफेद कारें थीं। सबसे आगे फूलों गुब्बारों से सजी एक शानदार मर्सिडीज थी और सामने शुभ विवाह का लाल स्टिकर प्रमुखता से चिपकाया गया था। पहली कार में दुल्हन लाल लहंगे में शर्माती हुई बैठी थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। दूल्हा एक शानदार सूट पहने हुए था, बाल सावधानी से संवारे हुए थे। वह लगातार मुस्कुरा रहा था और उसका हाथ फोन से नहीं हट रहा था। दोपहर के 11:45 बजे जैसे ही गाड़ियों का काफिला दुल्हन के घर की ओर मुख्य सड़क पर मुड़ा रहे, दोपहर के 11:45 बजे जैसे ही गाड़ियों का काफिला दुल्हन के घर की ओर रहा था, अचानक एक बड़ी बस ने रास्ता रोक लिया। लगभग उसी समय 2 महिला पुलिसकर्मी सामने आईं। एक ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में थी, दूसरी नियमित पुलिस की खाकी वर्दी में थी और उसके कंधे पर कैप्टन का पदचिह्न था। दोनों सीधे पहली कार के पास गईं और रुकने और जांच का इशारा किया। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। दूल्हा काफी शांत दिख रहा था, लेकिन जब महिला कैप्टन ने उसे कार से नीचे उतरने और फोन कॉल करने से मना किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। क्या बात है मैडम, आज मेरी शादी है। दूल्हे ने दोस्ताना मुस्कान लाने की कोशिश की। हम एक गंभीर मामले की जांच कर रहे हैं जिसमें आप शामिल हैं। कृपया सहयोग के लिए कार से नीचे उतरें। महिला कैप्टन की आवाज दृढ़ और ठंडी थी। दुल्हन भी कार से नीचे उतरी, चिंतित होकर अपने होने वाले पति का हाथ पकड़ लिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी बारात स्तब्ध रह गई। महिला पुलिसकर्मी ने दुल्हन और दर्जनों गवाहों के सामने दूल्हे की कलाई में हथकड़ी लगा दी। चीख पुकार और हंगामा मच गया। दुल्हन रोते हुए अपने पति से लिपट गई, उसकी हथकड़ी लगी, बांह को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन 2 महिला पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे का मेकअप जल्दी से फैल गया। उसकी हैरान आंखें दहशत में बदल गईं। नहीं नहीं, आप उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। कृपया शांत रहें और सरकारी काम में बाधा डालने से बचें। दूल्हा अब अपनी शांति नहीं बनाए रख सका। पसीना छूटने लगा, हाथ कांप रहे थे। उसने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया, अपनी आंखों को उन सभी फोन कैमरों से बचा रहा था जो उसकी ओर थे। इसके बाद नियमित वर्दी में पुलिस बल की और टुकड़ियां आ गईं। कैदियों को ले जाने वाली एक वैन बुलाई गई। दूल्हे को दोनों परिवारों की हैरानी के बीच वैन में बिठाकर घटनास्थल से ले जाया गया। शादी टूट गई। दुल्हन सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी मान में बुले भी एक वैन में सड़क किनारे दहाड़े मारकर रो रही थी और दूल्हे का परिवार, विशेष रूप से वह व्यक्ति जो खुद को अमेरिका से आया दूल्हे का चाचा बता रहा था, भी उतना ही भ्रमित था। लगातार मदद के लिए फोन कर रहा था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उस दोपहर पुस्मे के वादे परिवार जहां दूल्हे का परिवार बार हरियाणा और आसपास के राज्यों के सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में लोग शादी की कार के सामने दूल्हे को हथकड़ी लगाए जाने का वीडियो क्लिप साझा कर रहे थे, जिसके साथ कैप्शन था, शादी गिरफ्तारी में बदली नकली एनआरआई या असली अपराधी सुराग की शुरुआत। एनआरआई पति के साथ जाने के बाद लड़की का गायब होना। 6 महीने पहले नेपाल की सीमा से लगे एक छोटे से गांव में 1998 में जन्मी प्रिया वर्मा नाम की एक लड़की के परिवार ने अपनी बेटी के पति के साथ विदेश जाने के बाद लापता होने और संपर्क न होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रिया की मां के अनुसार उनकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो खुद को अमेरिकी एनआरआई बताता था, अक्सर वीडियो कॉल करता था, विनम्रता से बात करता था और शादी के बाद उसे विदेश ले जाकर बसाने का वादा करता था। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई सभ्य और साधन संपन्न व्यक्ति विदेश ले जाने को तैयार है तो वे भी खुश हो गए। सिर्फ 2 महीने की जान पहचान के बाद प्रिया की सगाई हो गई और उसे अमेरिका जाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मलेशिया ले जाया गया। जिस दिन से वह गई है उसने न तो फोन किया, न संपर्क किया, न ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। पहले मुझे लगा कि समय के अंतर के कारण ऐसा हो रहा है, फिर बार बार फोन करने पर भी संपर्क नहीं हुआ। तब मुझे कुछ असामान्य लगा। मां ने सिसकते हुए बताया,
प्रिया के विदेश जाने के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसने दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से कुआलालंपुर, मलेशिया के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वहां कोई नहीं जानता था कि वह कहां है। उसी उड़ान में साथ गई एक दोस्त ने बाद में बताया कि प्रिया को एक आदमी कार में लेने आया था और वे किसी दूतावास या कार्यालय में नहीं बल्कि कुआलालंपुर के बाहरी इलाके में एक बाइहार में दोस्ते कुआलालंपुर के बाहरी इलाके में छोटे से होटल में गए थे। कई महीनों बाद प्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब परिवार ने पुलिस से मदद मांगी। एक गुमशुदगी के मामले से एक खामोश जांच शुरू हुई। जांच पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई, जब हरियाणा पुलिस की अपराध शाखा की जांच इकाई को बिहार के एक सीमावर्ती जिले की रहने वाली श्रीमती शांति देवी से एक विशेष शिकायत पत्र मिला। वह प्रिया वर्मा की मां थीं, जो एनआरआई पति के साथ मलेशिया जाने के बाद हाल ही में लापता हो गई थी। शुरू में मामले को एक सामान्य गुमशुदगी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन जब समाज विरोधी तत्वों पर रोकथाम करने वाले बल की रिपोर्टों से मिलान किया गया तो जासूसों ने प्रिया वर्मा और कई अन्य युवा लड़कियों के मामलों के बीच एक अजीब समानता देखी। वे सभी ग्रामीण क्षेत्रों से थीं, आर्थिक रूप से कमजोर थीं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय दोस्त बनाने के लिए पंजीकरण किया था। और सबसे बड़ी समानता यह थी कि वे सभी एक ऐसे व्यक्ति से मिली थीं जो खुद को एनआरआई बताता था, विनम्रता से बात करता था, अक्सर अमेरिका या कनाडा में रहने की तस्वीरें दिखाता था और शादी करके विदेश ले जाने का वादा करता था। केवल 3 महीनों के भीतर जांच टीम ने पूरे देश में इसी तरह के 7 लापता मामलों की एक सूची तैयार की, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के मामले भी शामिल थे। ये बिखरे हुए मामले शुरू में एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, लेकिन एक पीड़िता के किराए के कमरे में भूले हुए कागज के एक छोटे से टुकड़े के कारण एक बड़ी सफलता मिली। उसी साल नवंबर में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की रहने वाली 2000 में जन्मी मीरा गुप्ता के परिवार ने अपनी बेटी से संपर्क टूटने की सूचना दी, जो अपने पति के साथ विदेश जाने की तैयारी के लिए अंग्रेजी सीखने दिल्ली गई थी और 4 सप्ताह से लापता थी। मीरा ने लापता होने से पहले दिल्ली के द्वारका में एक कमरा किराए पर लिया था। जब पुलिस ने खाली कमरे की तलाशी ली तो लगभग कोई व्यक्तिगत सामान नहीं बचा था। हालांकि एक लकड़ी की अलमारी के नीचे एक कोने से फटा हुआ वापसी हवाई जहाज का टिकट, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, मुख्य सुराग बन गया। टिकट पर यात्री का नाम रोहन शर्मा था, जो दिल्ली से कुआलालंपुर और वापसी के लिए था, और प्रस्थान की तारीख मीरा के घर छोड़ने के लगभग 2 दिन बाद की थी। रोहन शर्मा का नाम तुरंत निगरानी सूची में डाल दिया गया। हवाई अड्डा सुरक्षा और आप्रवासन प्रणाली के माध्यम से जांचकर्ताओं ने पाया कि यह व्यक्ति 2 वर्षों के भीतर 12 से अधिक लखाराए बार मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड आ जा चुका था, लेकिन उसके रहने का रिकॉर्ड बहुत अस्पष्ट था। विशेष रूप से इस व्यक्ति का भारत में कोई स्थायी पता नहीं था, लेकिन वह लगातार देश के भीतर मोबाइल नंबरों पर कॉल करने के लिए फर्जी सिम कार्ड का उपयोग कर रहा था। एक छोटे पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया। पुलिस ने रोहन शर्मा की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गुपचुप तरीके से एयरलाइन टिकट एजेंटों और अवैध अंतर्राष्ट्रीय विवाह एजेंसियों के साथ समन्वय किया। इस साल जनवरी में एक घटना जो असंबंधित लग रही थी, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। नोम पेन्ह, कंबोडिया में एक वेश्यालय से भागी एक दुबली पतली कमजोर लड़की को एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता संगठन द्वारा भारत वापस लाया गया। उसने अपना नाम सुनीता देवी बताया, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। वह 8 महीने पहले एक एनआरआई पति के साथ मलेशिया गई थी। वहां पहुंचते ही उसे एक अपार्टमेंट में ले एनआरआई पति के साथ मलेशिया गई थी जाया गया, जहां 6 से 7 अन्य लड़कियां थीं। फिर उसे सड़क मार्ग से कंबोडिया ले जाया गया और एक अवैध कराओ के बार में वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। उसके अनुसार उसे ले जाने वाला व्यक्ति एक एनआरआई था, जिसका नाम रोहन था, लगभग 30-35 साल का, जो धीरे धीरे बात करता था, महिलाओं का दिल जीतना जानता था और विशेष रूप से कभी भी अपनी असली पहचान का उपयोग नहीं करता था। पहले उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे विदेश ले जाना चाहता है। उसने मुझे भाषा सीखने और कागजात तैयार करने के लिए कहा और मुझे हवाई अड्डे ले गया। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। जब मुझे बंद कर दिया गया, मेरा पासपोर्ट ले लिया गया, तब मुझे पता चला कि मुझे बेच दिया गया है।
उड़ान के समय और मार्ग के विस्तृत बयानों ने मामले को संदेह से एक गंभीर अपराध की श्रेणी में ला दिया। एक आधिकारिक विशेष जांच दल का गठन किया गया। केस का कोड नाम ऑपरेशन जल तरंग 319 था। दूल्हे का असली चेहरा सामने आया, इंटरनेट पर शिकार करने वाला शिकारी। सुनीता के बयान और उड़ान रिकॉर्ड से जांच दल ने दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर सुरक्षा कैमरे के फुटेज की जांच की, जहां इस लड़की को विदा किया गया था। उसके साथ का आदमी अच्छी तरह से तैयार था, बालों में जेल लगा हुआ था, धूप का चश्मा पहने हुए था और उसके कई लक्षण मीरा गुप्ता के मामले में मिले हवाई जहाज के टिकट पर लिखे रोहन शर्मा से मेल खाते थे। विभिन्न चौकियों से चेहरे की पहचान प्रणाली ने पुष्टि की कि हाल ही में दर्ज किए गए 5 लापता मामलों में दिखाई देने वाला व्यक्ति वही था। वह असली नाम का उपयोग नहीं करता था, लगातार फोन नंबर बदलता था, नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल का उपयोग करता था और विशेष रूप से खुद की छवि बनाने में बहुत पेशेवर था। कभी वह खुद को दान करने के लिए लौटे अमेरिकी एनआरआई के रूप में प्रस्तुत करता, कभी खुद को एक व्यवसायी के रूप में दिखाता और विश्वास बनाने के लिए दूसरों की तस्वीरों का भी उपयोग करता था। पुलिस ने निर्धारित किया कि यह एक संगठित मानव तस्कर था जो स्वतंत्र रूप से काम करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दलाल समूहों से जुड़ा हुआ था। उसके निशान का पीछा करते हुए हरियाणा में शादी करने की अप्रत्याशित तैयारी। मार्च के अंत में दिल्ली में एक अवैध दलाल समूह पर छापेमारी के दौरान पुलिस को हरियाणा के सोनीपत जिले के एक गांव में दायर एक नया विवाह पंजीकरण आवेदन मिला। आवेदन में पुरुष का नाम विक्रम सिंह 32 वर्ष अमेरिकी एनआरआई था, जो रोहन शर्मा का ही नकली नाम था। वह एक स्थानीय लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की एक प्री स्कूल टीचर थी। सभी दस्तावेज वैध थे, जिसमें निवास प्रमाण पत्र और दूतावास से अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी शामिल था। पुलिस ने तुरंत सत्यापन किया और पाया कि सभी दस्तावेज उच्च स्तर की सटीकता के साथ जाली थे, जिन्हें आंतरिक डेटाबेस से क्रॉस चेक किए बिना पहचानना मुश्किल था। वह प्यार के लिए शादी करने की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पुराने तरीके को दोहराने के लिए कर रहा था। फुसलाना, शादी करना और फिर पति पत्नी वीजा पर मलेशिया ले जाकर वेश्यालयों में बेच देना। शादी के बीच में गिरफ्तारी की योजना, एक साहसी निर्णय। ऑपरेशन जल तरंग 319 गिरफ्तारी के चरण में पहुंच गया, लेकिन सवाल यह था कि उसे कब गिरफ्तार किया जाए। अगर बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाता तो मौके पर पर्याप्त सबूत नहीं होते। अगर बहुत देर हो जाती तो दुल्हन अगली शिकार होती। कई आपातकालीन बैठकों के बाद एक जोखिम भरी लेकिन आवश्यक योजना बनाई गई। शादी की बारात को बीच रास्ते में रोकना, इससे पहले कि वह विदेश जाने की प्रक्रिया पूरी कर सके। 6 अप्रैल को बारात के समय की सटीक जानकारी प्राप्त हो गई। हरियाणा पुलिस ने अपराध शाखा के साथ मिलकर महिला अधिकारियों की एक टीम तैनात की, ताकि आरोपी द्वारा हिंसक प्रतिरोध की संभावना कम हो। ठीक 11:45 बजे एक स्थानीय बाजार के चौराहे पर एक विशेष बस ने शादी के काफिले का रास्ता रोक लिया और 2 महिला पुलिसकर्मी एक ट्रैफिक और एक अपराध शाखा की लक्ष्य के पास पहुंची। परिणाम जैसा कि ज्ञात है, रोहन शर्मा उर्फ विक्रम सिंह को दुल्हन और लोगों के सामने हथकड़ी पहना दी गई। दुल्हन बेहोश हो गई, दोनों परिवार घबरा गए। लेकिन इस समय पर की गई कार्रवाई के कारण एक जान को मानव तस्करी के जाल से बचा लिया गया। शादी समारोह में ही गिरफ्तार होने के बाद रोहन शर्मा उर्फ विक्रम सिंह को तुरंत जांच के लिए हरियाणा पुलिस के हिरासत केंद्र ले जाया गया। वहां अनुभवी जांचकर्ताओं को आरोपी से पूछताछ करने का काम सौंपा गया, जिसका रिकॉर्ड के अनुसार कम से कम 7 युवा महिलाओं के लापता होने के मामलों से संबंध था, जिन पर विदेश में बेचे जाने का संदेह था। पहली पूछताछ से ही रोहन शर्मा ने एक ऐसे व्यक्ति की चालाकी और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया जिसने कई लोगों को सफलतापूर्वक धोखा दिया था। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। इसके विपरीत उसने एक शांत व्यवहार बनाए रखा और अक्सर जांच अधिकारी से पूछता रहा, मैंने क्या अपराध किया है? मैं बस उस महिला से शादी कर रहा हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। वह लगातार जोर देता रहा कि वह एक सच्चा एनआरआई है जो देश लौटा है। उसके पास अमेरिका में कानूनी निवास के कागजात थे और वह छोटे मोटे व्यापार के काम से मलेशिया
कंबोडिया और थाईलैंड गया था, जिसका पुलिस द्वारा उल्लिखित लापता लड़कियों से कोई लेना देना नहीं था। चुप रहने की रणनीति, एक धोखेबाज की जिद। पहले 3 दिनों तक रोहन ने किसी भी बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसने एक वकील की मांग की नागरिक अधिकारों का हवाला दिया और हिंदी और अंग्रेजी दोनों धारा प्रवाह बोलता था। उसकी हर बात, हर नजर से पता चलता था कि वह कोई नौसिखिया अपराधी नहीं था। हालांकि जांचकर्ता जल्दी में नहीं थे। उन्होंने पिछले 6 महीनों में एकत्र किए गए मामले के सबूतों की फाइल अच्छी तरह से तैयार की थी। उसे पहले गलत बोलने देने की रणनीति का इस्तेमाल किया गया। जांच अधिकारी ने प्रिया वर्मा नाम की लड़की की तस्वीर दिखाई जो रोहन के साथ जाने के बाद लापता हो गई थी। उसने एक नजर डाली और ठंडक से कहा, मैं इस नाम की किसी को नहीं जानता, शायद कोई गलतफहमी हुई है। एक दिन बाद उन्होंने मीरा गुप्ता की तस्वीर दिखाई, वह लड़की जिसके फटे हवाई जहाज के टिकट पर रोहन शर्मा का नाम था। उसने भौहें सिकोड़ी, मैं बहुत यात्रा करता हूं, शायद किसी और के टिकट पर मेरा नाम था, साबित करो कि मैं उसे ले गया था। उसकी जिद ने जांच दल को हतोत्साहित नहीं किया। उन्होंने आप्रवासन डेटा का मिलान करना जारी रखा, हवाई अड्डे के कैमरा रिकॉर्डिंग निकाले और विशेष रूप से कंबोडिया से भारत भागकर आई सुनीता देवी के बयान को सामने रखा। सुनीता द्वारा तस्वीरों से उसकी पहचान करने और एक 100% पुष्टि करने वाले वीडियो ने कि यही वह व्यक्ति है जिसने मुझसे शादी का झांसा देकर कंबोडिया में बेच दिया था, रोहन के बहानेबाजी के कवच पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। मनोवैज्ञानिक ताला खोलना। जब शिकारी पेशेवर हाथों में आया तो जांच दल ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। दबाव डालने के बजाय उन्होंने पूछताछ कक्ष में एक महिला जांचकर्ता को भेजा जिसे मनोवैज्ञानिक अपराध में विशेषज्ञता हासिल थी। उसने पहले भी यौन शोषण और भावनात्मक धोखाधड़ी के कई मामलों को संभाला था और शारीरिक भाषा के माध्यम से आरोपी की मर्मस्थिति को पढ़ने की क्षमता रखती थी। 5वें दिन पूछताछ कक्ष में केवल रोहन और महिला जांचकर्ता थे। उसने जल्दबाजी में सवाल नहीं पूछे, बस चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, रोहन, मुझे विश्वास है कि तुमने यह सब अकेले नहीं किया। मुझे पता है कि इसमें और भी लोग हैं। अगर तुम चुप रहे तो बाद में दूसरे लोग सारा दोष तुम पर डाल देंगे। वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर भी शांत दिखने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। मुझे मनोविज्ञान के सिद्धांतों को सुनने की जरूरत नहीं है। बहस करने के बजाय महिला जांचकर्ता ने तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई। लापता लड़कियों की तस्वीरें, शादी की कार के सामने बेहोश दुल्हन की तस्वीरें, पीड़ितों के रोते हुए परिवारों की तस्वीरें। ध्यान से देखो, ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने तुम पर विश्वास किया। तुमने उनसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने उन्हें केवल पैसे के बदले में एक वस्तु के रूप में देखा। मैंने कुछ नहीं किया, रोहन ने ठंडक से जवाब दिया, लेकिन पहली बार उसकी आंखें सीधी नजर से बच रही थीं। पहली मनोवैज्ञानिक दरार दिखाई दे चुकी थी। गिरोह का पर्दाफाश, अपराधी अकेला नहीं था। हिरासत में दिमागी खेल के दौरान जांच दल ने इस दिशा में मामले का विस्तार किया कि रोहन अकेले काम नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों को विदेश भेजने के मामलों का पैमाना और आवृत्ति किसी एक व्यक्ति द्वारा किए जाने के लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने उन सभी फोन नंबरों की सूची की समीक्षा की जिनसे रोहन ने कभी संपर्क किया था, सिम कार्ड के स्थानों का मिलान किया और ट्रैवल एजेंटों, श्रम निर्यात कंपनियों और छात्र वीजा सेवाओं के कई संपर्कों का पता लगाया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि मुंबई में भी कुछ पते संदिग्ध लग रहे थे। गुप्त जांच करने पर पुलिस ने पाया कि इन जगहों पर एनआरआई से शादी के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए थे। साथ ही पत्नी को सुरक्षित रूप से विदेश भेजने की सेवा भी दी जाती थी, जिसमें साक्षात्कार न होने का वादा किया जाता था। मनी ट्रांसफर लेन देन को ट्रैक करके उन्होंने कतरैक करके निर्धारित किया कि रोहन को मलेशिया और थाईलैंड में दलालों से नियमित रूप से बड़ी रकम मिलती थी, जो गैर पंजीकृत खातों और यहां तक कि आभासी वॉलेट के माध्यम से होती थी। नेटवर्क धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। रोहन केवल एक चारा था जो भोली भाली लड़कियों को जीवन बदलने के सपने में फंसाने में माहिर था। शादी के बाद वह तुरंत उनके विदेश जाने की व्यवस्था करता, पीड़ितों को सीमा पार वेश्यावृत्ति गिरोहों को सौंप देता और फिर कमीशन प्राप्त करता, जो कभी कभी प्रति दुल्हनता है 5,000 से 10,000 अमेरिकी डॉलर तक होता था। जब पुलिस मामले का विस्तार कर रही थी, एक भावनात्मक घटना हुई। शादी के मामले में लगभग शिकार बन चुकी दुल्हन का परिवार हरियाणा की प्री स्कूल टीचर पुलिस मुख्यालय में रोहन से मिलने आई। पिता ने कुछ नहीं कहा,
बस कांच के पार से उसकी आंखों में सीधे देखा। सदमे से उबरने के बाद लड़की पूछताछ कक्ष के बाहर बैठी थी, अपनी मां को कसकर पकड़े हुए, आंसू लगातार बह रहे थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि जिस व्यक्ति से उन्होंने कभी प्यार किया था, जिस पर उन्होंने प्यार किया था, अपना पूरा भविष्य सौंपा था, वह वही व्यक्ति था जिसने दर्जनों महिलाओं को नरक में बेच दिया था। उसी समय एकमात्र जीवित बची पीड़िता सुनीता देवी को भी दूसरी बार बयान देने के लिए हरियाणा पुलिस मुख्यालय लाया गया। उसने कांपती आवाज में बताया, वहां वे मुझे हर दिन ग्राहकों के साथ सोने के लिए मजबूर करते थे। बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया था। हम 7 लड़कियां थीं, सभी भारतीय। हर रात किसी न किसी को पीटा जाता था। मैंने सोचा था कि मैं अब जीवित नहीं बचूंगी। सुनीता के बयान ने जांचकर्ताओं को उसकी मानसिक स्थिति को शांत करने के लिए रिकॉर्डिंग को अस्थायी रूप से रोकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यही जानकारी अभियोजन पक्ष के मामले को पूरा करने में मदद करती थी। सबूत न केवल भारत से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी थे। गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद रोहन शर्मा पर औपचारिक रूप से मानव तस्करी, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के आरोप लगाए गए। ऑपरेशन जल तरंग 319 की फाइल भी गृह मंत्रालय की अपराध शाखा को सौंप दी गई ताकि इसे अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जैसे ही आरोप तय किए गए, जांच एजेंसी रोहन को संबंधित स्थानों पर ले गई ताकि अपराध स्थल का पुनर्निर्माण किया जा सके और सबूत इकट्ठा किए जा सकें और संदिग्धों की पहचान की जा सके। पहली यात्रा उस किराए के घर की थी जहां रोहन पीड़िता प्रिया वर्मा के साथ हवाई अड्डे ले जाने से पहले रुका था। ऑडियो: अपराध स्थल का पुनर्निर्माण, पीछे रह गए लोगों के आंसू। दिल्ली के द्वारका में उस किराए के घर के पास जहां रोहन विदेश जाने से पहले कुछ समय के लिए रुका था, कई लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए जब उन्होंने अधिकारियों को एक हथकड़ी लगे आदमी को लाते देखा, जिसका सिर झुका हुआ था और वह 2 महिला पुलिसकर्मियों के बीच चल रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ दिन पहले जो सभ्य दिखने वाला आदमी अपनी पत्नी को अमेरिका ले जाने के लिए शादी की तैयारी के नाम पर कमरा किराए पर लेने आया था, वह एक मानव तस्कर निकलेगा। मकान मालकिन ने बताया, वह एक बहुत ही शांत लड़की को साथ लाया था जो कम बोलती थी और हमेशा उसे अपना होने वाला पति कहती थी। उसने कहा कि वह उससे शादी करेगा और उसे अमेरिका ले जाएगा। उसने मुझे शादी की मिठाई खाने के लिए भी आमंत्रित किया था। यह सुनकर रोहन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें भ्रमित होने लगीं जब जांच अधिकारी ने उसे हर लापता लड़की की तस्वीरें दिखाईं और हर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जो पीड़ितों ने लापता होने से पहले अपने परिवार को भेजी थी। एक रिकॉर्डिंग में मीरा गुप्ता नाम की लड़की कहले रही थी, मां, मैं बहुत खुश हूं। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। शादी के बाद मैं अमेरिका जाऊंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। एक और बूढ़ा पिता, जब उसे पता चला कि उसकी बेटी 2 साल पहले बेच दी गई थी, अपराध स्थल पर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस वह नकली शादी की तस्वीर साथ लाया जो उसकी बेटी ने कभी भेजी थी। तस्वीर में रोहन पीड़िता का हाथ पकड़े हुए था, खुशी से मुस्कुरा रहा था। पिता ने तस्वीर रोहन के चेहरे के पास लाकर पूछा, क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? तुमने उस दिन उससे क्या कहा था? रोहन ने मुंह फेर लिया और जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके होंठ कसकर भिंच गए और कई पूछताछ सत्रों के बाद पहली बार उसकी आंखें लाल होने लगीं। ऑडियो: मलेशिया से कंबोडिया तक विदेशी सुरागों का पता लगाना। पीड़ितों के बयानों और वित्तीय लेनदेन के इतिहास के आधार पर पुलिस ने इंटरपोल और मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे संबंधित देशों की खुफिया इकाइयों के साथ समन्वय करना शुरू कर दिया। मलेशिया से देश की संघीय पुलिस ने पुष्टि की कि कुआलालंपुर के बाहरी इलाके में कुछ भूतिया अपार्टमेंट थे जो नकली नामों से किराए पर लिए गए थे, जहां भारतीय लोग आते जाते थे। इन स्थानों पर कोई व्यावसायिक पंजीकरण नहीं था, कोई निवास परमिट नहीं था और वे आमतौर पर केवल 1 से 2 महीने तक काम करते और फिर खाली हो जाते। कंबोडिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए सहायता संगठन के माध्यम से अधिकारियों को अवैध कराओके और मसाज पार्लरों की एक सूची भी प्रदान की गई, जिसमें 3 भारतीय लड़कियों को मिस्टर रोहन नामक एक बिचौलिए से खरीदा गया था। विशेष रूप से मानव तस्करों के एक समूह की एक गुप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक कंबोडियाई व्यक्ति को टूटी फूटी हिंदी में कहते हुए सुना गया था, तुम्हारा रोहन भरोसेमंद है, लड़कियां सुंदर और आज्ञाकारी हैं, जल्दी डिलीवरी करता है और कोई परेशानी नहीं। सबूत एक श्रृंखला में जुड़ने लगे।
रोहन न केवल लड़कियों को धोखा दे रहा था, बल्कि उसने एक परिष्कृत मानव शिकार नेटवर्क भी आयोजित किया था, जिसमें नकली पहचान का उपयोग किया जाता था और सीमा पार पेशेवर मानव तस्करों के साथ संबंध थे। ऑडियो। अंतिम साक्षात्कार। धोखेबाज की मनोवैज्ञानिक गुत्थी सुलझी। 5 घंटे तक चले एक पूछताछ सत्र में रोहन ने अचानक अपना रवैया बदल दिया। वह अब पहले की तरह तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बल्कि शांत हो गया था। हर सवाल पर लंबे समय तक सोचता था। एक अनुभवी जांच अधिकारी जो मामले की शुरुआत से ही उसका अनुसरण कर रहा था, ने एक ऐसा सवाल पूछने का फैसला किया जो रिकॉर्ड में नहीं था। तुमने उनसे शादी करने का तरीका क्यों चुना? क्या पैसे कमाने का कोई और तरीका नहीं था? रोहन चुप रहा और फिर कड़वाहट से मुस्कुराया। वे एनआरआई पति चाहते थे, उन्हें एक सपना चाहिए था। मैंने बस उन्हें उस सपने पर विश्वास दिलाया। तुम जानते थे कि उन्हें बेच दिया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, फिर भी तुमने उन्हें भेज दिया। रोहन ने जवाब दिया, पहली बार जांच अधिकारी की आंखों में सीधे देखते हुए। पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ एक दलाल हूं, बाद में मेरी भावनाएं खत्म हो गईं। वे बहुत आसानी से विश्वास कर लेते थे, बहुत आसानी से बहकावे में आ जाते थे। मैं रुक नहीं सका। यह वह क्षण था जब बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। रोहन पागल नहीं था, विक्षिप्त नहीं था और न ही उसे मजबूर किया गया था। वह पूरी तरह से सचेत व्यक्ति था जिसने बस गलत पक्ष चुना था, लाभ और संवेदनहीनता का पक्ष। ऑडियो। पूरे मामले का सार अविस्मरणीय नाम। जून के अंत तक ऑपरेशन जल तरंग 319 की पूरी फाइल तैयार हो गई थी। आरोपों में और भी धाराएं जोड़ी गईं। अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने के लिए संगठित दलाली, विदेशी तत्वों वाले जाली दस्तावेज बनाना, संगठित धोखाधड़ी और सीमा पार मानव तस्करी पहचानी गई। पीड़ितों की सूची में 9 भारतीय लड़कियां थीं जो लापता थीं, जिनमें से 3 को बचा लिया गया था और उनके हिरासत के स्थानों की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई थी। 2 के लापता होने की सूचना दी गई थी, उनका पता नहीं चल पाया था। 4 पर संदेह था कि उन्हें सहायक नेटवर्क के माध्यम से कंबोडिया या चीन भेज दिया गया था। विशेष रूप से पुलिस ने 3 मध्यस्थ साथियों का भी पता लगाया जो जाली पासपोर्ट और विवाह प्रमाण पत्रों को वैध बनाने में माहिर थे और एक रामेलाइट एक लेके उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रह रहे थे। मामले के सभी सबूतों में 7 जाली पासपोर्ट, 5 कुशलता से बनाए गए जाली निवास प्रमाण पत्र, 14 अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाज के टिकट और 2 हार्ड ड्राइव शामिल थे, जिनमें पीड़ितों को फुसलाने वाली तस्वीरें, संदेश और वीडियो थे। लगभग 30 लाख रुपए नकद और अज्ञात स्रोतों से कई बचत खाते भी जब्त किए गए। 22 जुलाई की सुबह हरियाणा की एक अदालत ने आरोपी रोहन शर्मा उर्फ विक्रम सिंह के मुकदमे की सुनवाई शुरू की, जो एनआरआई से शादी के बहाने मानव तस्करी गिरोह का सरगना था। यह एक विशेष रूप से गंभीर मामला था और इसने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसने न केवल परिष्कृत मानव तस्करी के दर्दनाक सच को उजागर किया, बल्कि एक चुभती हुई वास्तविकता को भी दर्शाया। विदेश में पति पाने का सपना अभी भी कई युवा लड़कियों को जाल में फंसा रहा है। खचाखच भरा कोर्ट रूम, लगभग पीड़िता बन चुकी दुल्हन दर्शकों की सीट पर। सुनवाई से पहले सैकड़ों लोग अदालत में जमा हो गए, जिसमें लापता पीड़ितों के परिवार और वह लड़की भी शामिल थी जो लगभग 10वीं पत्नी बनने वाली थी, जिसे बेच दिया जाता। वह प्री स्कूल टीचर, जिसके लिए रोहन ने एक भव्य शादी का आयोजन किया था। दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठी उसने एक सफेद सूट पहना था, बिना मेकअप के। उसकी आंखें कई दिनों के मानसिक संकट के बाद थकी हुई थीं। जब आरोपी को कोर्टरूम में लाया गया तो दोनों की आंखें एक पल के लिए मिलीं। रोहन ने कहीं और देखा, उसने सिर झुका लिया। 30 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र, अंतर्राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की उपस्थिति। पीठासीन न्यायाधीश ने 30 से अधिक पन्नों के आरोप पत्र के साथ सुनवाई शुरू की, जिसमें पिछले 2 वर्षों में रोहन शर्मा के सभी आपराधिक कृत्यों का विस्तार से वर्णन किया गया था। इसके अनुसार 2022 से 2024 की शुरुआत तक रोहन ने अमेरिकी एनआरआई होने का नाटक किया, अवैध स्रोतों से प्राप्त दस्तावेजों के साथ एक नकली व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाई, कम से कम 9 लड़कियों को धोखा दिया, शादी करने और विदेश ले जाने का वादा किया, कम से कम 6 पीड़ितों को मलेशिया और कंबोडिया भेजा, उन्हें सीमा पार वेश्यावृत्ति गिरोहों को 3000 से 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति के कमीशन के बदले में सौंप दिया, कम से कम 5 अलग अलग नकली पहचानों का इस्तेमाल किया, 20 से अधिक फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से गुमनाम
रहा और 3 विदेशी आपराधिक संगठनों के साथ एक नेटवर्क था। गृह मंत्रालय की अपराध शाखा और इंटरपोल दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिनिधि भी पर्यवेक्षकों और सूचना प्रदाताओं के रूप में सुनवाई में उपस्थित थे। पीड़ितों ने गवाही दी, उनकी कहानियों ने कोर्टरूम को खामोश कर दिया। पूछताछ के दौरान अदालत ने 3 प्रत्यक्ष पीड़ितों को, जिनमें सुनीता देवी भी शामिल थी, जो कंबोडिया के वेश्यालय से भाग निकली थी, गवाही देने के लिए बुलाया। सुनीता ने एक सफेद कमीज पहनी थी, उसके बाल बड़े करीने से बंधे थे और उसके हाथ पर अभी भी एक हल्का निशान था। उसने कहा, जब मुझे वहां ले जाया गया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे बेच दिया गया है। मैंने सोचा कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया, मेरे सारे कागजात ले लिए और मुझे ग्राहकों के साथ सोने के लिए मजबूर किया। हर दिन कम से कम 5 से 6 लोग, अगर मैं मना करती तो मुझे पीटा जाता। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने सोचा कि मेरा जीवन बेहतर होगा, मैं अपने माता पिता का ख्याल रखूंगी, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। पूरा कोर्टरूम खामोश था। कुछ बुजुर्ग लोग आंसू पोंछ रहे थे। वह प्री स्कूल टीचर, जो शादी की कार के सामने बेहोश हो गई थी, भी सिसक सिसक कर रो पड़ी। रोहन ने अपना सिर झुकाए रखा। उसके चेहरे पर वह शांति नहीं थी जो पूछताछ के बेपाक शुरुआती दिनों में थी। उसकी आंखें भारी और थकी हुई थीं। बचाव पक्ष के वकील, जिन्हें रोहन ने दिल्ली से बुलाया था, ने अपनी दलीलों में अपने मुवक्किल के अपराधों से इनकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सीधे तौर पर कहा, माननीय न्यायाधीश, आरोपी कोई पागल नहीं है और न ही कोई पागल नहीं है ठंडा खून वाला अपराधी। वह एक शिक्षित व्यक्ति है जो बोलना जानता है, विश्वास बनाना जानता है, लेकिन इसी वजह से उसने गलत रास्ता चुना, विश्वास को दूसरों के दुख पर अमीर बनने के लिए एक उपकरण में बदल दिया। आरोपी सजा का हकदार है, लेकिन उसे इस समाज के लिए एक जीवंत सबक के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जहां बहुत सारी युवा लड़कियां गरीबी से जल्दी बाहर निकलने की चाह में ऑनलाइन एनआरआई से प्यार जैसी काल्पनिक चीजों पर विश्वास कर लेती हैं। वकील ने सजा कम करने की अपील नहीं की। उन्होंने केवल अंतिम चरण में आरोपी के कबूलनामे और गिरोह का विस्तार करने में सहयोग के कारण नरमी बरतने का अनुरोध किया। अंतिम शब्द केवल खालीपन बचा। बहस से पहले अदालत ने आरोपी को अंतिम शब्द कहने की अनुमति दी। रोहन खड़ा हुआ, उसकी आवाज भारी थी। उसने सिर झुकाया। मैं माफी मांगता हूं, मेरे पास अपने किए के लिए कोई बहाना नहीं है। मैं सोचता था कि यह सिर्फ एक सौदा है, लेकिन इन पीड़ित महिलाओं को देखकर मुझे समझ में आया कि मैं कितना बुरा था। मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। मुझे पता है कि मैं उनके जीवन को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर आज का फैसला दूसरों को रोकने में मदद करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने ताली नहीं बजाई, केवल खामोशी थी और दर्शकों की सीटों के पीछे से एक कड़वी सहमति की सिर हिलाई। फैसला सुनाया गया और जो निशान रह गए। उसी दिन दोपहर 2:15 बजे न्यायाधीश कोर्टरूम में आए और फैसला सुनाया। आरोपी रोहन शर्मा को संगठित सीमा पार मानव तस्करी के लिए आजीवन कारावास, धोखाधड़ी के लिए 20 साल की कैद और सरकारी मोहरों और दस्तावेजों की जालसाजी के लिए 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कुल सजा आजीवन कारावास थी। इसके अलावा आरोपी को 5 जीवित बचे पीड़ितों को भौतिक और मानसिक क्षति के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया गया और उसे अपनी सजा पूरी करने के बाद 10 साल तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। मामले के बाद महिलाओं ने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। मामले के समाप्त होने के बाद मीडिया, मानवीय संगठनों और स्थानीय डोकसर में 7 हर में डोक संगठनों और 7 अधिकारियों ने उन लड़कियों को मनोवैज्ञानिक, वित्तीय और रोजगार सहायता प्रदान की जो कभी पीड़ित थीं। जीवित बची पीड़िता सुनीता देवी अब एक गैर सरकारी संगठन में पीड़ितों की सहायता के लिए काम कर रही है। वह अक्सर अपनी कहानी साझा करती है ताकि युवा लड़कियों को बिना जांचे परखे मीठी बातों पर विश्वास न करने की चेतावनी दे सके। हरियाणा की वह प्री स्कूल टीचर, जो लगभग 10वीं दुल्हन बनने वाली थी, ने अपने गृह राज्य में स्थानांतरण का अनुरोध किया और रोहन के परिवार के रिश्तेदारों से सभी संपर्क तोड़ दिए। एक साझा सत्र में उसने कहा, मैंने सोचा था कि एनआरआई से शादी करना एक सपना है, लेकिन पता चला कि मैं खुद एक वस्तु बनने वाली थी। शुक्र है कि मुझे समय पर बचा लिया गया। मामला बंद हो गया, लेकिन जो पीछे रह गया वह सिर्फ एक आजीवन कारावास की सजा नहीं थी,
बल्कि दर्जनों टूटे हुए परिवार, घायल शरीर और मनोवैज्ञानिक निशान थे जो कभी नहीं भरेंगे। एक तेजी से विकसित हो रहे समाज में जहां जीवन बदलने का सपना हमेशा घात लगाए रहता है, यह मामला एक दर्दनाक अनुस्मारक है। हर कोई जो आपको गरीबी से बाहर निकालता है वह आपसे प्यार नहीं करता। कभी कभी वही व्यक्ति आपको नरक में धकेलता है जिसे आप स्वर्ग समझ रहे होते हैं। आप सब कहां से हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा सुरक्षित रहें और आपके जीवन में शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।